बच्चों वो है सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार पथ में गति। इस टॉपिक में बच्चों खास बात क्या है, देखो सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूं, है ना। वो जो पहले मैंने आपको पार्ट करवाया उसमें मैंने आपको बताया था अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो mv²/r होता है, ठीक है, या फिर m ओमेगा²r होता है। ये सब मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू था वो था mv²/r या m ओमेगा²r। अब जैसे जो भी वस्तु वृत्ताकार गति करती है उसके केंद्र की तरफ जो भी बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे अगर मैं एक ब्लॉक को ऐसे घुमाता हूं तो उस पर जो टेंशन लग रहा है बच्चों सेंटर की तरफ वो कितना लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, टी। और टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mv²/r के बराबर, या फिर मैं इसको m ओमेगा² r के बराबर भी लिख सकता हूं। क्षैतिज तल में वृत्ताकार गति का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों एक सामान्य सा सवाल है, इसमें कोई गणित नहीं लग रही, एक नॉर्मल सा सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कि जैसे मेरे पास में एक रोड है, उस रोड को मैं यहाँ से पकड़ के यूं, इस पॉइंट से पकड़ के यूं घुमा रहा हूँ, उसको यहाँ से यूं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, आप लोग वैसे आंसर नहीं देंगे, आप लोग सिर्फ अपना हाथ खड़ा करेंगे ऑप्शन के ऊपर कि सर मेरा ये रिस्पॉन्स है। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रोड है, इस रोड पे 3 बिंदु है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब आप ये रोड घुमा रहे हो तो पहला पॉइंट इधर चला गया, दूसरा यहाँ चला गया और तीसरा यहाँ चला गया, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 और ये वाला एंगल θ3 है। तो सबसे पहले तो वो लोग अपना हाथ खड़ा करो जो लोग कहते हैं कि गुरुजी θ1, θ2 और θ3 की वैल्यूज इक्वल होंगी। ओके, वो लोग हाथ खड़े करो जो कहते हैं कि θ1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा θ2 होगा, सबसे छोटा θ3 होगा। और वो लोग अपना हाथ खड़ा करो जो लोग कहते हैं कि θ1 सबसे कम होगा, θ2 उससे बड़ा होगा और θ3 सबसे बड़ा होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा तो हो रही है हाथ खड़ा करने की पर कर नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपना हाथ खड़ा करो। इसमें क्या दिक्कत है, बराबर वो आप इच्छा तो हो रही है लेकिन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर ये कोण 90 डिग्री है तो अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री बना रहा हूँ तो ये यहाँ से बनाऊंगा तभी तो 90 होगा, और यहाँ से बनाऊंगा तो भी तो 90 होगा। ऐसा थोड़ी कि 180 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो एंगल है बच्चों यहाँ पे जो है ये इससे बड़ा ये दिख रहा है, इससे बड़ा ये दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये उससे छोटा हो गया। ये सारे एंगल क्या रहेंगे बच्चों, बराबर ही रहेंगे। ये सारे एंगल क्या रहेंगे बच्चों, बराबर ही रहेंगे। तो ये 30 डिग्री है तो यहाँ से भी नापोगे तो 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री, ये 90 है तो ये 90 90 90 सभी क्या है बच्चों 90 है। तो बच्चों तीनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। पहली बात तो ये। चलिए दूसरा सवाल, उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। इस पहले वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा बच्चों, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t3 टाइम लगा। आपको बताना है कितने लोग कहते हैं कि t1, t2 और t3 में ये संबंध होगा। यही आएगा सर। यह है, कितने लोग कहते हैं कि t1 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t3, और कितने लोग कहते हैं कि t1 ये रिलेशन होगा। देखो बच्चों बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों देखो अगर इसको समय, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तीसरा ऑप्शन अगर मैं मानता हूँ कि इसको कम समय लगा, इसको ज्यादा लगा, इसको और ज्यादा लगा, तो इसका मतलब तो हो गया कि ये वाला हिस्सा तो यहाँ पर पहुंच गया और ये वाला हिस्सा भी यहीं पे रह गया और ये वाला हिस्सा भी यहीं पे रह गया। तो फिर तो ये छड़ के 3 टुकड़े हो गए एक तरीके से, है ना। छड़ तो पूरी की पूरी एक साथ ही जाती है ना, पूरी एक साथ जाती है तो पूरा का पूरा हिस्सा एक साथ ही जाएगा। तो ये जो टाइम होगा वही टाइम ये होगा और वही टाइम ये वाला होगा। तो मैं कहूँगा कि t1 बराबर t2 बराबर t3 हो। इनके टाइम आपस में इक्वल होंगे एंड जो इनके थीटा है वो आपस में इक्वल होंगे। मेरा बच्चा जानता है कि ओमेगा बराबर कितना होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तीनों ही वैल्यूज के लिए डेल्टा थीटा की वैल्यू बराबर है और डेल्टा टी की वैल्यू भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा भी तीनों का बराबर होगा, है ना। और मैं जानता हूँ कि v बराबर कितना होता है, ओमेगा आर। अगर ओमेगा बराबर है तो v प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर के। जो कण घूर्णन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका रैखिक वेग भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रैखिक वेग है वो किसका है बच्चों, तीसरे वाले पॉइंट का।
V3 से छोटा V2, V2 से छोटा V1। कोई दिक्कत आ रही है भाई? ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाऊं तो जो कण गुणन अक्ष से जितना ज्यादा दूर होगा बच्चों, उसका रेखिक वेग भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नो दिक्कत। और गुणन करते हुए सभी पिंडों का ओमेगा क्या होता है बच्चों, समान होता है। जैसे कि अगर मैंने एक पंखा बनाया है, तो उस पंखे में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट्स का ओमेगा क्या होगा बच्चों, सेम होगा। लेकिन वेग की बात करूं तो उसका वेग v1, इससे बड़ा वेग इसका, और सबसे बड़ा वेग इसका। कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल की बात करता हूं मैं। अभिकेंद्रीय बल, ये मुझे लगता है मैंने इंग्लिश वाली ले ली, नहीं हिंदी वाली है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बच्चों? अभिकेंद्रीय बल ये होता है कि जैसे एक लड़का है जो एक रस्सी से पकड़ के एक पत्थर को घुमा रहा है ऐसे, और उस लड़के को जो है, ये बाहर से कोई लड़का देख रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हो अभी, है ना? ये लड़का अगर ऐसे पत्थर घुमा रहा है और आप लोग अपनी अपनी चेयर्स पे, टेबल्स पे बैठ के इसको देख रहे हो, तो आप क्या बन गए बच्चों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बने ही नहीं बने? आप इनर्शियल फ्रेम हो, आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो। अगर आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो आपको जो है कोई भी सूडो फोर्स महसूस नहीं होगा। आपको सिंपली ऐसा लगेगा कि अगर ये वस्तु से घूम रही है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का रोल हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होते हैं, जैसे अभी आप लोग अभी देख रहे हो। तो अभी जो है ना, अभी की स्टोरी ऐसी है, इस पे केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है वो क्या है बच्चों, टी, और टी बराबर कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r है। ठीक है, सिंपली मैंने ऐसे बोल दिया। जैसे जो भी केंद्र की तरफ लगेगा वो क्या होगा बच्चों, अभिकेंद्रीय बल होगा। जैसे एक डोरी है, इस डोरी में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो x है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2x है, ये मास 2m है और ये मास m है। यहाँ पे इस डोरी में जो तनाव है वो T1 है, इस डोरी में जो तनाव है वो T2 है। मुझे T1 और T2 का अनुपात चाहिए। तो एक सवाल मैं करता हूँ, उसके आगे वाला आप लोग करना। पहले आप देखना मैं कर क्या रहा हूँ। 2m जो मास है, इसके ऊपर केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है वो क्या है बच्चों, T1। तो जो m मास है, इसके ऊपर केंद्र की तरफ कितना बल है, T2। केंद्र की दूर से कितना है, T1। तो बच्चों देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, जो भी सेंटर की तरफ लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर। तो 2m के ऊपर कितना बल लग रहा है केंद्र की तरफ, T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। r क्या होता है बच्चों, घूर्णन अक्ष से दूरी होती है इस कण की, जो कितनी है, 3x। तो कितना हो गया, 6m ओमेगा स्क्वायर x, है ना? ये कितना हो गया, 6m ओमेगा स्क्वायर x। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, T2 माइनस T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू कितनी है, 6m ओमेगा स्क्वायर x बराबर m ओमेगा स्क्वायर x। तो T2 बराबर हो गया 7m ओमेगा स्क्वायर x। तो मेरे पास में T1 भी है आज और मेरे पास T2 भी है, इनका अनुपात कितना आ गया, 6:7। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल। अगला सवाल आप लोगों के लिए, अगले सवाल में क्या बच्चों कि ये वाली सर 3x कैसे लिया था सर? हाँ 3x कैसे लिया था बेटा, जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर r होता है। r क्या होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी होती है, घूर्णन अक्ष से। इसकी इस 2m द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, देख बेटू 3x है ना, x तो ये और 2x ये, तो 3x हो गया। इससे क्लियर है बेटू? इसकी लिखनी होती है m ओमेगा स्क्वायर x, इसकी x है ना, इसकी कितनी है, 3x। कोई दिक्कत है? ओके सर। अब ये करो बच्चों, ये घूर्णन अक्ष है आपकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये m और ये m। यहाँ पे तनाव T1, इस डोरी में T2, इस डोरी में T3, ये दूरी x, ये दूरी x, ये दूरी x। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इस T1 T2 T3 का अनुपात आपको बताना है। जब इसका बनाओगे केंद्र की तरफ बल कितना आएगा, T1। इसका बनाओगे तो T2, तो केंद्र की तरफ, T1 केंद्र से दूर, तो केंद्र की तरफ कुल कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। इसमें T3, ये T2, केंद्र की तरफ कुल कितना आ जाएगा, T3 माइनस T2 आ जाएगा।
फोर्थ। कितने बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आज आप लोगों ने अच्छे आंसर्स दे रहे हो आप। इससे पहले वाला जो था, जिसमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 वाला जो था, उसमें सबसे ज्यादा सही आंसर आप लोगों ने क्लास में दिया। ये तो थीटा 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा हर बेस में थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 पे सबसे ज्यादा हाथ खड़े हुए थे, लेकिन आप लोगों ने थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 पे हाथ खड़े करे। इसमें भी आप लोगों का जो रेशियो है अभी तक सबसे अच्छा है। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या करा बच्चों, कि केंद्र की तरफ जो इसका बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। r कितना है बच्चों, 3x। कितने बच्चों ने इसको x कर दिया था, जरा हाथ खड़े करो। m ओमेगा स्क्वायर x ही कर दिया जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने किया होगा। इसमें इसकी इक्वेशन बनेगी, केंद्र की तरफ कितना बल लग रहा है बच्चों, T2 माइनस T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2x। ये कितना बच्चों, 3m ओमेगा स्क्वायर x। कितना हो जाएगा, 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। और इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T3 माइनस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। T2 का मान कितना है बच्चों, 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे। बिट्टू क्लियर हुआ आपकी? श्योर? हाँ जी। तो एक बालक है और ये बाहर निकला बच्चों, उसके चेहरे पे जो खुशी है पता है किस बात की? इसके चेहरे पे खुशी इस बात की है कि इसने क्या हुआ कि एक दौर में जब ये आकाश ज्वाइन किया था इसने, तो शुरू शुरू में ये काफी ज्यादा खुद को कमजोर समझता था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करने लगा तो इसको एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि यार मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। तो ये लड़का क्या करता था, सिर्फ मेहनत करता था। ये टीचर की बात को ध्यान से सुनता था और पीडीएफ से डेली की डेली नोट्स बनाया करता था। मतलब ऐसा हुआ नहीं, एक बार क्या हुआ कि इससे कोई एक पर्टिकुलर 2-3 क्लासेस छूट गई, इसने सोचा कि मैं बाद में बनाऊंगा। एक दिन क्लास में घूमते घूमते इसको अरुण सर ने देख लिया कि ऐसी क्लास के अंदर प्रॉपर नोट्स नहीं। उन्होंने कहा कि देख अगर यही नहीं हुआ ना तो फिर सिलेक्शन को तो भूल जा। तो उसने सोचा यार चलो जो बच्चे हुए हैं वो तुरंत बनाता हूँ उनको नोट्स। इसने आगे के लिए वो चीज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि फाइनली कॉपी ही काम में आने वाली है। ये सब पीडीएफ्स, ये सब वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, ये तो सब बाद में लास्ट में नहीं देखे जाते, सिर्फ कॉपी ही देखी जाती है। तो उसने अपना काम पूरा की तो साल भर इसने इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। इसने एक बार सुन लिया था कि सर ने कहा था कि टेस्ट सारे देने चाहे नंबर कितने आए, तो इसने कभी नंबरों की परवाह नहीं करी। बिना नंबरों की परवाह किए इसने सारे टेस्ट दिए, मतलब सारे टेस्ट। कभी कभी तो दौर ऐसा भी आया कि जब किसी टेस्ट में इसके अच्छे नंबर आ जाते थे और अगले के अंदर बहुत ही कम आते थे, फिर भी इसने खुद को ज्यादा जज करने की कोशिश नहीं करी, बस ये टेस्ट देता गया देता गया देता गया। और इसे पता था कि मुझे सबसे पहले जो जरूरी काम है ना वो मेरा को कोर्स पूरा करना है, और असली जो तैयारी होती है ना वो कोर्स पूरा होने के बाद होती है। तो उसने पहले अपना कोर्स पूरा किया जिससे सारे कंटेंट इसके माइंड में रहने लगे, और उसके बाद में जो उसने प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करे सिलेबस खत्म होने के बाद में, वो प्रैक्टिस सेशंस ने इसकी जो तैयारी है उसको बहुत ही गजब का बढ़ा दिया। पहले इसके लगभग 250-300 के आसपास नंबर आते थे, लेकिन फिर जब कोर्स खत्म होने के बाद में जब इसके प्रॉपर रिविजन्स पूरे हो गए और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह बढ़िया से ज्वाइन कर लिए इसने, तो अब इसका स्कोर जो है वो 450 के आसपास रहने लगे। फिर जैसे जैसे और टेस्ट दिए 500 के आसपास रहने लगी। बीच बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब इसका स्कोर सीधा 350 पहुंच गया। फिर कभी घबराया नहीं, टेस्ट सारे देता रहा। कभी भी किसी टेस्ट में इसके 600 से ऊपर नंबर नहीं आए, लेकिन ये अपनी तरफ से मेहनत करता रहा। और जब नीट का जब रिजल्ट आया तो इसके 680 नंबर बने बच्चों, क्योंकि नीट के अंदर इसको पता था कि मेरी परफॉर्मेंस गजब की बाहर निकल के आई थी। इसने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे इतने आ रहे हैं तो वहां पे कितने आएंगे, ये सब फालतू की बातों का इसने दिमाग लगाया ही नहीं। और आज देखो उसके चेहरे पे खुशी कितनी है कि जा रहा है बच्चों। और एक इस टाइप से एक मोड आता है इसके अंदर, पहले तो फ्लैट रोड आती है, फिर नीचे एक झुकाव वाला हिस्सा आता है, फिर एक उभार वाला हिस्सा होता है। ये आगे की तरफ चलता जा रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg। नॉर्मलाइजेशन कितना लग रहा है, na। यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक तरीके से। ये क्या बच्चों, सेंटर। नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है बच्चों, mg। ऊपर की तरफ कितना बल लग रहा है यहाँ पे, np। तो इसको पता था कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल।
केंद्र की तरफ कितना लगेगा बच्चों, एन बी माइनस एम जी। एम जी माइनस एन बी नहीं किया, एन बी माइनस एम जी किया, है ना, बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन बी का मान आ गया इसके पास में एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके पास एन बी आता है। यहाँ पर इसने देखा यहाँ पे भी एक पार्ट, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो केंद्र की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, एम जी, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, एन सी। केंद्र की तरफ कुल कितना लगा बच्चों, एम जी माइनस एन सी। केंद्र की तरफ जो भी लगता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन सी बराबर हो गया एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके पास एन सी है, इसके पास एन बी है, और यहाँ पे एन ए बराबर कितना है, एम जी। एम जी तो बताओ बच्चों तीनों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा बल आ रहा है, होता है। डी आंसर आ जाएगा। तो इस पे जो है ना एन बी सबसे ज्यादा लग रहा है, फिर एन ए और फिर एन सी। बच्चों इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली संपर्क सबसे ज्यादा यहीं पर तो होगा क्योंकि गहरा गड्ढा है ना, गड्ढे में सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा, और ये उभार है बच्चों, यहाँ पे सबसे कम कॉन्टैक्ट होगा। इवन अवस्था ऐसी हो सकती है कि अगर ये बहुत तेज स्पीड से चलता हुआ है ना बच्चों, कितनी तेज स्पीड से चलता हुआ है, यहाँ से तो उसका संपर्क टूट ही नहीं सकता। संपर्क टूटने के लिए नॉर्मलाइजेशन कितना होना चाहिए, 0। अब गड्ढे में क्या नॉर्मलाइजेशन टूटेगा, है ना, गड्ढे में तो गड्ढे में रहेगा ही। इसका संपर्क कहाँ टूट सकता है बच्चों, यहाँ। संपर्क टूटने की शर्त होती है नॉर्मल रिएक्शन का 0 हो जाना, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बालक मैक्सिमम कितनी स्पीड से गाड़ी चला सकता है कि इसका संपर्क न टूटे, तो संपर्क टूटने की शर्त, संपर्क टूटने की शर्त है कि नॉर्मल रिएक्शन का 0 हो जाना। बच्चों पॉइंट सी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी वैल्यू का 0 हो जाना। एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी बराबर कितना हो गया, रूट जी। अगर ये बालक इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है तो उसकी स्पीड इतनी होगी कि इतनी स्पीड के ऊपर ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, देखो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी बराबर रूट जी आर कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो जी आर हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एम जी माइनस एम, एम जी नॉर्मलाइजेशन 0 हो जाएगा, और ये संपर्क तोड़ देगा। मतलब ये यहाँ से गाड़ी आएगी सीधी सीधी जाएगी, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन 0 हो ही नहीं सकता। ये दो चीजें जुड़ रही हैं, दो चीजें जुड़कर 0 थोड़ी होती, घटकर तो 0 हो सकती हैं। तो यहाँ पे कभी संपर्क नहीं टूटेगा बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, श्योर। अच्छा, अब बच्चों कमाल का कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप केंद्रीय बल कहते हैं बच्चों उसको, और पता है आप केंद्रीय बल क्या होता है। अभी तो आप कहाँ पे बैठ के देख रहे थे बच्चों, यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। अब आप स्वयं इस बॉल के ऊपर आके बैठ गए, आते ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि आप इस बॉल के साथ में घूम रहे हो। अब आप अपनी जगह पे नहीं हो, खुद को आप यहाँ पे फील करो। जब आप यहाँ पर बैठे होंगे तो बच्चों आपको एक ऐसा महसूस होगा, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही कि नहीं हो रही, मतलब वेग की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब त्वरण है आप। जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित होता है तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की श्रेणी में आ जाता है। नाउ यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक अतिरिक्त बल लगता है जिसको हम लोग छद्म बल कहते हैं, जिसकी दिशा मूल त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। बच्चों जो मूल बल है वो केंद्र की तरफ है ना, इसके विपरीत दिशा में एक छद्म त्वरण लगेगा, उसको मैं बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो छद्म बल आ जाएगा। तो इस दिशा में एक बल लगेगा बच्चों, तो जो त्वरण है जब मैं उसको बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस बल को मैं कहूंगा छद्म बल। और ए बराबर कितना है, वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। इसका नाम रखा गया अपकेंद्रीय बल। ये जो छद्म बल है ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये बल जो है इसको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है। अगर मैं इस रस्सी को काट दूंगा बच्चों यहाँ से, तो बॉल सीधी ये जो फोर्स है इसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जाएगा कैसे बच्चों, स्पर्श के रूप से जाएगा, हमेशा वेग की दिशा में जाता है। तो अब जो है ना, अगर मैं रस्सी को काट दूंगा, पर अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ऐसा फील होगा, हर समय डर लगेगा कि अगर इसने रस्सी छोड़ दी तो मैं इधर जाऊंगा, इसने रस्सी छोड़ दी तो मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि उसमें छद्म बल लग रहा होता है। लेकिन इस छद्म बल को बैलेंस किसने कर रखा है बच्चों, तनाव बल ने। इस तरफ जो तनाव बल लग रहा है उसने इसको बैलेंस कर रखा है। तनाव बल में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो छद्म बल को बैलेंस कर दे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखते बच्चों, जहाँ पे आप बैठे हुए अपनी सीट पे, अगर आप वहां से खड़े होकर देखते तो भी आपको टी बराबर केंद्र की तरफ लगने वाला बल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते, और यहाँ पे भी आप ये लिख रहे हो, तो मैथमेटिकल रिलेशन तो वही आएगा, पर सोचने का नजरिया क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं एंड हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं।
बच्चों जैसे आपने कभी बचपन में खेल खेला होगा कि आपका कोई साथी है जो पास में रहती हो और आपने उनसे ऐसे हाथ पकड़ के जोर जोर से झूले होंगे आप, है ना। जब दोनों झूल रहे होते तो थोड़ी देर तक तो सब अच्छा लगता था, उसके बाद में हाथों में पसीना आने लग जाता है और फिर ऐसा लगता है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं बाहर जाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको उस समय छद्म बल का एहसास हो रहा होता है, आपको अपकेंद्रीय बल का एहसास हो रहा होता है। जो मतलब आप झूल रहे हो, धीमे धीमे झूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आपके मन का जो भीतर का जो डर है वो बढ़ता जाएगा, है ना। एक रियलिस्टिक सिचुएशन, एक वास्तविक अवस्था में आपको बताता हूँ कि छद्म बल लगते लगते क्या कैसा कुछ हो सकता है। जैसे देखो ये अभी स्पीड बढ़ रही है ना। इसमें क्या लग रहा है बच्चों, बाहर की तरफ क्यों गया, ये छद्म बल है, ये तो वास्तविक अवस्था है ना, ये तो हम लोग देख पा रहे हैं। ओमेगा बढ़ने से लगातार इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू बढ़ रही है और बच्चों ये बाहर की तरफ जाके गिर गया। जब तक ओमेगा कम था, एक लिमिटेड था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बैलेंस हो रहा था। एक लिमिट के बाद में फिर उसने इसको छोड़ा नहीं बच्चों। अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमारी लाइफ में जगह जगह पे देखने को मिलता है, जैसे इस झूले में अगर आपको बिठा दिया जाए यहाँ पर तो आपके, और झूला बहुत जोर जोर से झूले तो आपकी अवस्था कुछ ऐसी होगी क्योंकि आप पे छद्म बल लग रहा होगा। बच्चों मान लीजिए आप कभी जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, और क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, संतरे भी आने लग गए हैं। अगर आप खूब सारे संतरे आपने को खरीदे और उनमें से 2 संतरे आपने जो है आपकी कार के डैशबोर्ड पे रख दिए, है ना, जो आगे की जो जगह होती है वो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे आपने 2 संतरे रख दिए और एक मोड़ आया बच्चों। जब वो मोड़ आया तो उस मोड़ के ऊपर आपने क्या किया, आपकी गाड़ी को ऐसे घुमाया, तो जैसे आप इस तरफ घुमाओगे अपनी गाड़ी को तो जो संतरे हैं वो किधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उन पे क्या लग रहा होगा बच्चों, छद्म बल। ये देखिए जैसे ये गाड़ी में मोड़ आया और मोड़ आने पे संतरे कैसे जा रहे हैं बच्चों, इस तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा बल लग रहा है बच्चों, छद्म बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। देन तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ जो है देवता थे, देवता और दानव, ठीक है ना। ये समुद्र मंथन बहुत समय पहले हुआ था, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी। कुछ समय के बाद उस समय मृत्यु लोक जो है, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये इसका अस्तित्व बनने वाला था, मतलब ये उस दौर की बात है। तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था और देवताओं को अमृत मिला था बच्चों। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक राक्षस का नाम लेते हैं राहु, है ना। राहु जो था वो चुपके से इस साइड में आ गया था और उसने अमृत पी लिया था। और कहते हैं कि जैसे देवता अमर हो गए उस तरह से राहु भी क्या हो गया बच्चों, अमर हो गया। लेकिन राहु क्या है, दानव है वो। एक राहु का मतलब होता है नेगेटिविटी, है ना। राहु को हम लोग कंपैरिजन करते हैं नेगेटिविटी से। बहुत अच्छा सीरियल आता था अभी थोड़ी देर पहले, शनि महाराज का, उसमें शनि महाराज का छोटा रूप दिखाया गया था, है ना। हाँ जी, तो जो शनि महाराज का जो छोटा रूप दिखाया था उसमें एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था राहु का, और सीरियल में इतना अच्छा उस राहु के कैरेक्टर को दिखाया गया था बच्चों। राहु का मतलब होता है नेगेटिविटी, है ना। हमारे हर व्यक्तित्व में, चाहे कोई सी भी दुनिया हो, मतलब कोई सा भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, कोई सा भी व्यक्ति हो, राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं में इफेक्ट करता है, ठीक है ना। राहु का मतलब क्या होता है, राहु का मतलब होता है नेगेटिविटी। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा कितना ही पॉजिटिव है, उसकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, मतलब जो खूब पढ़ता है, खूब अच्छी सोच रखता है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर भी उसके भीतर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी होती है। राहु उस सीरियल में कुछ ऐसा दिखा रखा था, एक राक्षस था, बहुत ही चंचल किस्म का था, मतलब उसका। और फिर वो आके क्या करता था, किसी भी व्यक्ति के जब राहु लग जाता था तो वो उसके कान के अंदर कोई नेगेटिव बात कहता था, है ना। जैसे एक बच्चा है जो बहुत ही पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका, उसके मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, फिर भी क्या होता है, वो एक दिन आता है और कहता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर आए 520, वो आके उसके कान में कहता है 520 से क्या होगा, है ना। लोग 720 ला रहे हैं, है ना, होली है तेरा सिलेक्शन तो, और तेरे नंबर भी क्या करते हैं, बहुत वेरी करते हैं। इस बार तो 520 आए थे, पिछली बार याद है कितने आए थे, 350 आए थे, है ना। तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव थॉट डेवलप करता है, तो बोलता है चुपचाप बैठा रहे। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आप में आपके हौसले को गिरा रहा है बच्चों, वो नेगेटिविटी है, वो एक राहु का रोल प्ले कर रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करना होता है, हमको समझना होता है कि वो राहु है, वो नेगेटिविटी है, उसे दूर भगाना पड़ता है, ठीक है।
समझ रहे बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसे बोलना नहीं होता भागे यहाँ से, बस वो फीलिंग एक जनरेट करनी होती। तो ये ध्यान रखो बच्चों, ऐसे थॉट्स आपके आते रहेंगे साल भर, और ऐसे थॉट्स के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, ठीक है? और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता दुनिया में जो हर समय ही पॉजिटिव रहता हो, हर समय उत्साहित रहता हो। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और एग्जांपल है कि जैसे ये देखो, ये जो रोड है ये पहले थोड़ी धीमी घूम रही थी, जैसे अभी स्लो घूम रही है। अभी देखना जैसे इसकी तेज स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये जो लीवर है ये दूर जाएगा, है ना? जा रहा है, क्यों जा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूर जा रहा है। टॉपिक है अपना कोनिकल पेंडुलम। मैं आपको शायद सफल रहूं ये समझाने में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कैसे, और अभी कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक डोरी से मैंने एक लोलक को बांधा है और ऐसे मैं घुमा रहा हूं। इस डोरी में एक तनाव पैदा हो रहा है, ये एंगल थीटा है और नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। ये मेरे पास में गोलक है और आप स्वयं इस गोलक पे जाके बैठ गए हैं। नाउ यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपको क्या क्या महसूस होगा, आइए देखते हैं। एक तो mg, एक डोरी में तनाव, ये थीटा है तो ये भी थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। आपको बाहर की तरफ क्या महसूस हो रहा है बच्चों? m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आपको टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। बच्चों देखो, ये जो m ओमेगा स्क्वायर आर है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? टी साइन थीटा। मतलब टी साइन थीटा इतना होना चाहिए कि m ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कर दे, और टी कॉस थीटा इतना होना चाहिए कि वो mg को बैलेंस कर दे। आपने दोनों को डिवाइड किया, मास से मास कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी बराबर टेन थीटा है। ओमेगा बराबर हो गया रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, ये ओमेगा आ गया बच्चों। एंड बच्चों ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। माय डियर स्टूडेंट्स, लंब क्या है? r, और कर्ण कितना है? l। तो r बराबर कितना हो गया? l साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा को लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और r की जगह लिख देता हूँ मैं l साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ओमेगा, सिर्फ अगर ओमेगा से पूछते हैं आपसे तो g अपॉन l कॉस थीटा। और टाइम पीरियड बच्चों, ये जो t है ना बच्चों, तनाव वाला t है, और ये वाला जो t डैश लिखा है मैंने, ये आवर्तकाल वाला t, टाइम पीरियड वाला t। ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो हमको याद रखना होता है ना। आपको क्या, ये आर नहीं देगा एग्जामिनेशन में, आपको एल दिया जाएगा और आपको थीटा दिया जाएगा। तो शंक्वाकार पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? कॉइन एक प्यारा सा सिक्का है बच्चों, हम इस सिक्के की बात करते हैं। ये एक झूला है, झूले पे एक सिक्का है। सिक्के की फीलिंग आपको समझनी होगी। मान लीजिए कि आप सिक्का है, अगर आप सिक्का हैं और आप इस सिक्के पे बैठे हैं, मतलब आप सिक्के पे बैठे हैं और सिक्का इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये झूला झूल रहा है, इस सिक्के पे बेटा आप बताओ आपको कौन कौन से बल महसूस हो रहे हैं? आपको बाहर की तरफ आप केंद्रीय बल महसूस हो रहे हैं, कौन सा हो रहा है? mg और नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। अगर आप साथ साथ में घूमना चाहते हो बेटा, तब तो आपको अभी m ओमेगा स्क्वायर आपको बाहर ले जाना चाहता है। अगर ये चिकनी सतह हुई तो आप डेफिनेटली बाहर जाओगे, क्योंकि आपको बाहर जाने से रोकने वाला सिर्फ यहाँ पे घर्षण हो सकता है, वो रिलेटिव मोशन का कॉज करता है। तो आपके फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, और आपकी फ्रिक्शन जो है ना, वो जितना ज्यादा दम लगा सकता है फ्रिक्शन, वो ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकता है? FL लगा सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि सिक्का इसके साथ में घूमे बेटा, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि m ओमेगा स्क्वायर r और FL में से ज्यादा कौन होना चाहिए? FL ज्यादा होना चाहिए। बस यही चीज मैं सुनना चाहता था, क्योंकि अगर m ओमेगा स्क्वायर r ज्यादा हो गया बच्चों, FL तो भाई लिमिट है ना एक चीज, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये FL से ज्यादा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर जो ना वो FL से कम होना चाहिए, या फिर बराबर हो जाए तो भी साथ साथ में घूमता रहेगा। ये अंडरस्टैंड है बच्चों? ये कंडीशन ध्यान में रखो। FL की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? म्यू इंटू एन। एन बराबर कितना होता है? mg। तो अगर आप सिक्के घुमाना चाहते हो उसके साथ साथ में, तो जो r है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू एल जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इससे कम होना चाहिए यार। या फिर अगर ओमेगा पूछा जाता है तो ओमेगा की भी आपको कंडीशन निकल जाएगी, मतलब जो भी कंडीशन है
वो निकल जाएगी जो भी सवाल में पूछी जाएगी। तो ये मेन कंडीशन, ठीक है, ये इसको हटा देना। अगर आपसे घर्षण पूछा जाए, न्यूनतम घर्षण, सिक्कों के मध्य न्यूनतम घर्षण कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम घर्षण बताओ क्या होना चाहिए। ये तो गलत है, सारे ऑप्शंस गलत है। न्यूनतम घर्षण गुणांक कर देता हूं, है ना। न्यूनतम घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिकल रिकॉर्ड्स तो आपने देखे होंगे, पुराने जमाने के अंदर हुआ करते थे। पहले म्यूजिकल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, देन उसके बाद में कैसेट्स आई, और कैसेट्स के बाद में फ्लॉपीज आई, फ्लॉपीज के बाद में सीडीज आई, सीडीज के बाद में पेन ड्राइव्स आए, और अब तो आपका इंटरनेट है ना। अब तो गाना हम लोग इंटरनेट से सुनते हैं, ठीक है ना। कितना सब कुछ बदल चुका है, हमको किसी इस टाइप की चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो डिस्क है इतनी दर से घूम रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.37, इसको करोगे तो आप लोग अपने घर पे स्वयं, बस इसकी शुरुआत में कर देता हूँ। एक डिस्क है जिसके ऊपर दो सिक्के रखे हुए हैं, एक सिक्का यहाँ है और एक सिक्का यहाँ है। एक सिक्का 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ और एक 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ। आज से पूछा गया जा रहा है कि अगर इसको 33 से 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट से घुमाया जाए, त्रिज्या अगर इतनी और म्यू बराबर इतना हो, तो कौन सा सिक्का रिकॉर्ड के साथ में घूमेगा। हाँ, नहीं सही लिखा मैंने। जो डिस्क है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और उस पर दो सिक्के रखे हुए हैं। एक सिक्का तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और एक 14 सेंटीमीटर। तो जब ये सिक्का घूमेगा ना, तो इसके लिए रेडियस कितनी है बेटू, 4, इसके लिए रेडियस कितनी है, 14, बट डिस्क की रेडियस कितनी है, 15। क्लियर है मोहम्मद बच्चों, बढ़ जाओ आगे। अब कौन सा सिक्का घूमेगा, अब आपको पता है कि सिक्का वो घूमेगा जिसके लिए आर की वैल्यू ओमेगा जी अपॉन म्यू एल जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर से कम होगी, वो सिक्का घूमेगा ना। तो अब आप क्या करो, पहले म्यू एल जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। म्यू एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.15। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एन बराबर कितना है, 33 से 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको मैं 33 इंटू 3 99, तो ये 100/3 आरपीएम लिख सकता हूँ बच्चों। 100/3 आरपीएम, इसमें 60 से भाग लगा दिया तो आरपीएस में चेंज हो गया, तो ओमेगा निकल जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन, इससे ओमेगा निकल जाएगा। जब आप ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर विल बी ए। आप लोग अपने घर पे करना है इसको जरूर से ना, कैलकुलेशंस वगैरह करके कि कैसे आया। करोगे बच्चों, प्रॉमिस। रोटर स्पेशल बच्चों, मैंने एक रोटर लिया है, दिस इज अ रोटर। ये एक सिलेंड्रिकल रोटर है, और जो सिलेंड्रिकल रोटर है ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। पहले यहाँ पर एक लड़का खड़ा था बच्चों, ये लड़का जो है इधर नीचे इसके प्लेटफॉर्म था, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लड़का ऐसे खड़ा था नीचे, ठीक है ना। और वो रोटर का पार्ट था और रोटर घूम रहा था, लड़के को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से लड़के के नीचे से प्लेटफॉर्म हटा दिया गया, है ना। नीचे जो प्लेटफॉर्म था इसे हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करते ही लड़के की तरफ नीचे की तरफ बल लगा mg। अब लड़का नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करता है। लड़का जो है रोटर के साथ घूमे, इसकी क्या कंडीशन है, mg और fl में क्या रिलेशन होना चाहिए, कौन ज्यादा होना चाहिए, fl ज्यादा होना चाहिए। तो अगर mg ज्यादा हो गया तो इसको ले जाएगा नीचे, लेकिन fl में इतना दम हुआ कि इस mg को रोक दे तो अपना काम बन सकता है, बन सकता है ना। बेटू आपका नाम क्या है, बेटो चौधरी जी, बैठो बैठो बैठो। आप क्या सोचते रहते हो, कोई चीज एक पैरेलल में है जो आपके माइंड में चलती रहती है ना, तो खुश रहा कर। तो जो भी चीज सोचता है ना, सोचना कम कर दे, क्योंकि वो तेरे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है उस चीज का, है ना। तेरे लिए अभी मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ठीक है, इस स्क्रीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। एफएल की वैल्यू एमजी से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। डन। एफएल कब लगता है, एफएल बराबर क्या होता है, म्यू एल इंटू एन। बच्चों जब अपना जो ब्लॉक हुआ करता था,
जो हम लोग ऐसे दीवार में रखते थे, याद है? उसको स्थिर बनाए रखने के लिए बल लगाया करते थे। तो अगर मुझे अब यहाँ पे रखना है तो मेरे पे बल लगाना पड़े, पर मुझ पे बल लगाने वाला कोई नहीं है ना? तो क्या होता है? बिल्कुल सही। अभी रोटर क्या कर रहा है बच्चों? घूम रहा है। रोटर जैसे जैसे घूमेगा ना, तो ये इट इज ए नॉन इनिशियल फ्रेम। इसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर मुख्य त्वरण की दिशा के विपरीत दिशा में एक त्वरण लगता है, इसको छद्म त्वरण कहते हैं। तो जैसे ये घूमेगा तो मेरे पे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मुझे पीछे की तरफ धक्का लगेगा। जितना ज्यादा जोर से घूमेगा मेरे पे एम ओमेगा स्क्वायर आर उतना ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा मेरे पे ओमेगा लगेगा मैं उतना ज्यादा मेरा फोर्स इसके लगेगा। जितना ज्यादा फोर्स से मैं इसको दबाऊंगा ना, उतना ही मेरे बीच में और इसके बीच में कांटेक्ट होगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही फोर्स इस तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन उस तरफ तो क्या लग रहा है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। जितना एम ओमेगा स्क्वायर आर उतना इधर नॉर्मल रिएक्शन, जितना नॉर्मल रिएक्शन इधर उतना मेरे ऊपर फ्रिक्शन। जितना फ्रिक्शन लगेगा बैलेंसिंग की कंडीशन, बैलेंसिंग के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंड? दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या बच्चों? अपकेंद्रीय बल। और इधर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? ये नॉर्मल रिएक्शन को पैदा करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बच्चों? mg होगा क्या? नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर। मास से मास कट गया। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ओमेगा कितना होना चाहिए जिससे कि सक्सेसफुल घूमे, तो इतना होना चाहिए। अब अगर आपने ओमेगा या म्यू या ये सब चीजें याद करने की कोशिश करी बच्चों, तो क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये ध्यान रखो, मेन कंडीशन। अदरवाइज तो मैं आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कंसेप्ट ध्यान में रखो तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है? ये इसको मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। मोशन ऑन अ कर्व्ड रोड। ठीक है? अब एक सड़क है बच्चों, और इस सड़क में मोड़ आया है, और वहां पर एक गाड़ी है, और उस गाड़ी में एक व्यक्ति है। उसको क्या क्या महसूस होगा, ये हम लोग अभी बात करने वाले हैं। क्या नाम है? तेजपाल। मैं तेरा नाम पहले कभी नहीं पूछा? तो सोच रहा होगा यार सबको पूछ लिया, मेरा नहीं पूछा। तेरे मतलब मन में तो आता होगा, मेरा तो नहीं पूछा। हर चीज का एक समय होता है तेजपाल। आज वो दिन था, है ना? कितने दिन हो गए तेरे को आते हुए क्लास? स्टार्टिंग से। तेरे मेरे बीच में बॉन्डिंग बनी कि नहीं बनी? बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना? जब एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो वो विषय भी हमें अच्छा लगता है, और उस टीचर से सवाल पूछने में, उसमें संपर्क करने में हमें आसानी होती है, और वो बहुत जरूरी है ना? ये गाड़ी आ रही है बच्चों, ये गाड़ी आ रही है, और आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं बच्चों। ये अपने आप में एक सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पर जब आएगी तो ये कर्वेचर आया है यहाँ पर, तो जब ये गाड़ी आएगी तो उस पर देखो कौन कौन से बल लगेंगे। mg नॉर्मल रिएक्शन, और ये व्यक्ति छद्म बल महसूस करेगा mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर आप लोग चाहते हो कि सक्सेसफुल मोशन करे तो mv स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई इधर चाहिए, और वो केवल कौन हो सकता है बच्चों? फ्रिक्शन हो सकता है। अगर ये सड़क स्मूथ होती है बच्चों, अगर ये सड़क स्मूथ होती है तो क्या ये सक्सेसफुल मोशन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है ना? तो नहीं, ये तो यार आवाज का मूड नहीं था, ये मैंने स्लाइड में डाल रखा था कि जब अपन आते हैं तो ये वाला गाना दिमाग में चलता है। इसमें कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं, जो रियली बहुत अच्छी हैं। ये जो लाइनें हैं, ये इस समय, इस उम्र में जब आप लोग हो या किसी भी उम्र में, ये लाइनें बहुत हमको मदद करती हैं कि चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये तो फीलिंग होती है बच्चों इस उम्र में ना, कुछ बड़ा कर जाए। ये अगर चिकनी सड़क होती बच्चों, तो चिकनी सड़क पे कैन ड्राइवर टेक अ सेफ टर्न? नो, नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों कार से तो नहीं हो सकता, लेकिन मोटरसाइकिल से हो सकता है ना। अगर हम लोग स्मूथ रोड ले, हालांकि ये भी एक प्रैक्टिकली केस नहीं, क्योंकि स्मूथ सड़क होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं उसके ऊपर मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन तो जरूरी है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बार थ्योरेटिकल केस स्टडी करते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो जब इस टाइप के जो शार्प टर्न्स आते हैं, उनके अंदर हम मोटरसाइकिल को झुका लेते हैं या फिर साइकिल को झुका लेते हैं, है ना। तो वो क्यों झुकाया जाता है? इसलिए झुकाया जाता है क्योंकि जैसे आप इसको इधर झुकाओगे तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? n cos थीटा, नॉर्मलाइजेशन का कंपोनेंट इधर बन जाएगा, और ये n sin थीटा। ये n sin थीटा क्या करेगा बच्चों? mv स्क्वायर अपॉन r को बैलेंस करने का काम करेगा। पहले तो बैलेंसिंग हो नहीं पा रही थी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? mg। n sin थीटा बराबर कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। और n cos थीटा बराबर कितना होता है? mg। इनको मैंने डिवाइड कर दिया, n से n कट गया, मास से मास कट गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया? v स्क्वायर अपॉन r। तो आपसे पूछा जाता है कि कितने एंगल पे मोटरसाइकिल सवार को झुकाना चाहिए अगर वो सक्सेसफुल मोशन करना चाहता है। डन? ओके, ये रिजल्ट ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। अब बच्चों अगर हम इस टाइप से मोड़ आए और स्मूथ सड़क हो, तो हम लोग मोटरसाइकिल को तो टेढ़ा कर सकते हैं, साइकिल को भी टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कार को ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकते। तो कार के लिए तो अपन को खुरदरी सड़क चाहिए ही चाहिए। समतल सड़क और खुरदरी सड़क है। अब की बार अगर मैं फ्रिक्शन ले आता हूँ यहाँ पर, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, बाहर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन r, और इस तरफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों? बच्चों फ्रिक्शन की लेकिन एक लिमिट है, वो एफएल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हो, तो mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू और एफएल में क्या रिलेशन होना चाहिए? यहाँ लेस देन लिखूं कि ग्रेटर देन लिखूं? mv स्क्वायर अपॉन r अगर मैं ग्रेटर देन एफएल कर देता हूं बच्चों, मतलब ये ज्यादा हो गया और ये कम है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। ज्यादा तो बाहर ले जाएगा ना बच्चों, कम होना चाहिए, है ना। ये कम होना चाहिए एफएल से। डन? ये कम होगा तभी सेफ मोशन होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? म्यू इंटू एन। एन बराबर कितना है बच्चों? mg। v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एल आर जी। v की वैल्यू म्यू आर जी से कम या बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? रूट म्यू आर जी। कई बार मोड पे लिखा होता ना अधिकतम गति सीमा, वो इन्हीं फॉर्मूला से निकाला जाता है। जैसे कितना म्यू है सड़क का, कितना आर है, कितना जी है, उससे यहाँ पे कितनी स्पीड हो सकती है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्पीड हो गई बच्चों, है ना, मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड हो गई, तो ये ज्यादा हो जाएगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना नहीं रहेगा और आपका वाहन जो है बाहर की तरफ चला जाएगा। हालांकि गति सीमा के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस रखा जाता है, जैसे 20% का या 25% का, जितनी होती है उससे लिखी हुई उससे उससे कम होती है। जैसे जैसे 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम कर सकते हो, तो वहाँ पे 40 लिखी रहेगी, है ना, क्योंकि वो 10, 15, 20% का जो है डिफरेंस मान के चलते हैं ये क्या होता है। म्यू मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके करते हैं कि जैसे एक ब्लॉक को जो है वहां से फिसलने के लिए छोड़ दिया, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड देकर कितनी देर में जाके वो रुकता है, टाइमिंग नोट कर ली। फॉर्मूला होता है टी नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन म्यू जी। तो आपने कितनी स्पीड दी थी वो आप मतलब मेजर कर सकते हो मशीन से, है ना। और उसके बाद में जो है आपके पास में टाइम आपने मेजर कर लिया तो म्यू आ जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे करते हैं। एक ही जगह के म्यू अलग अलग तरीकों से मेजरमेंट किए जाते हैं, खूब सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है, फिर बोलते हैं लगभग इतना म्यू रहेगा। क्योंकि म्यू सिर्फ क्या होता है इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, सड़क पे, सड़क के ऊपर ऑब्जेक्ट कौन सा रखा है। अब कार आ रही है तो उसके टायर एमआरएफ के हैं तो म्यू अलग है, टीवीएस के हैं तो अलग है ना। अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है, ये सब चीजों पे म्यू डिपेंड करता है, इसलिए एक एवरेज निकाला जाता है अलग अलग वाहनों के लिए। लेकिन बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल को तो हमने टेढ़ा कर लिया, लेकिन हम कार को टेढ़ा नहीं कर सकते। तो जब कार को नहीं टेढ़ा कर सकते हम सड़क को टेढ़ा कर देते हैं बच्चों, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बैंकिंग कहते हैं, बंकन, सड़क में बंकन। माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जब सड़क का एक किनारा दूसरे किनारे की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है ऐसे, तो हम इसको सड़क में बंकन कहते हैं। ऐसा होने पे ये जो कार है मान लीजिए, इस कार का जो mg है वो किधर की तरफ लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ। तो अब नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा बच्चों? ऐसे। ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से आप देखोगे तो थीटा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? n cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? n sin थीटा। ओके,
एन साइन थीटा जो है किसको बैलेंस करेगा बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, और एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी। मैं यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेके चल रहा हूँ, फ्रिक्शन लूंगा तो अभी केस और बदलेगा। तो बंकन के केसेस जैसे भी इसमें बहुत ज्यादा हाई बंकन है, जिससे हम लोग सड़क का एक किनारा दूसरे किनारे की तुलना में थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, है ना। यही क्या बच्चों, सड़क में बंकर है तो जो भी गाड़ी आएगी उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ से थीटा एंगल पे चला जाएगा, और एन कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस करने लग जाए। जैसे चिकनी सतह है, हो गया बेटा, सब लोगों ने साइन कर दी। चलो मैं इधर ऑनलाइन में भी तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ इसी समय। छब्बीस स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आशीष कुमार बेरवा, अंकिता यादव, दशरथ खाचरिया, दीपक नांगलिया, दिशांत गुप्ता, हर्ष कुमावत, हेमू कंवर, जयदीप सिंह चौहान, कश्मीर सिंह, नैन्सी गोयल, नरेश गुर्जर, पंकज बेरवा, प्रियांशु सारस्वत, राजेश कुमार, राकेश सिंह, रवि सोलंकी, सागर निछारवाल, संगीता, शैलेंद्र, सुमन, सुमित कुमार, सुमित प्रधान, सुनील मीणा, सूरज निठारवाल एंड विशाल, ऑल यू आर हियर। बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों के साथ में। देखो बच्चों, when the road is smooth and banked, बच्चों चिकनी सतह है और बंकन है, रफ सरफेस नहीं है। बच्चों बताओ नॉर्मल रिएक्शन, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो एंगल है ये थीटा कैसे हो गया, है ना, आपने कैसे इसको थीटा बना दिया। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अगर आपके मन में है तो। ये अपनी सड़क थी बच्चों, इस सड़क में यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा है और मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ। व्हाई आई एम कॉलिंग इट थीटा, बिकॉज ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 डिग्री पर अगर हो तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है। ये पूरा कोण 90 डिग्री है, उसमें से 90 माइनस थीटा अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये थीटा आएगा, है ना। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा था तो एन का ये कॉम्पोनेंट एन कॉस थीटा और ये कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा। एन कॉस थीटा को एम जी बैलेंस कर देगा और एम वी स्क्वायर अपॉन आर को एन साइन थीटा बैलेंस करेगा। इसको एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है और एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। मैंने डिवाइड कर दिया, टेन थीटा आ गया, एम से एम कट गया, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वाली जो हाइट है बच्चों सड़क की वो कितनी है बच्चों, h, और सड़क की चौड़ाई कितनी है, मान लीजिए b। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार h अपॉन b, ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। आपसे कभी किसी सवाल में पूछा जाता है कि भाई इतने वेग से चलता हुआ आ रहा है, इतनी इसकी त्रिज्या है, इतनी सड़क की चौड़ाई है, तो बताओ एक किनारे को दूसरे किनारे से कितना ऊपर उठाएं कि ये सुरक्षित गति करे। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर कितना हो गया बच्चों, h अपॉन b। कोई दिक्कत है बच्चों? खुरदरी सड़क हो प्लस बंकन, दोनों ही चीजें, तो मैं एक डेरिवेशन होता है और मैं आपको उस डेरिवेशन तक नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना होगा। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब खुरदरी सड़क भी और बंकन भी है, सबसे प्रैक्टिकल केस है। इस केस में वाहन किस तरफ फिसलना चाहता है बच्चों, बाहर की तरफ। इसकी जो प्रवृत्ति होती है बाहर की तरफ फिसलने की होती है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा इस प्रवृत्ति के विपरीत, ऐसे लगने लग जाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा, ऐसे। एम जी कैसे लगेगा, ऐसे। और एम वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे लगेगा, ऐसे, है ना। अच्छा, ये तो बाहर की तरफ लगता है ना बच्चों, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर तो ऐसे बनेगा ना, ये मतलब ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये तो इनकी कंपोनेंट्स वगैरह करते हैं, तो कंपोनेंट्स करके उसके बाद में फॉर्मूला निकल कर आता है मैक्सिमम स्पीड का। फॉर्मूला होता है रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आपको याद रखना होता है बच्चों। यहाँ पे इसका जो प्लस होता है ये इसको बड़ा बनाता है, और यहाँ का माइनस भी इसको बड़ा बनाता है, क्योंकि हर जितना छोटा होगा ये उतना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। अधिकतम सुरक्षित चाल का रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अगर मिनिमम स्पीड पूछे जाए, न्यूनतम सुरक्षित चाल,
जैसे जो शार्प टर्न्स होते हैं बच्चों पहाड़ों पर, उनके क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं कि भाई अगर आपको वहाँ पे ट्रक चलाना है या कोई गाड़ी चलानी है तो उसकी स्पीड इतने से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इतने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने हद से कम स्पीड से चलाया तो भी आपकी गाड़ी पलट सकती है और ज़्यादा से चलाया तो भी पलट सकती है। तो मिनिमम के लिए क्या करो, जो ऊपर प्लस दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे माइनस कर दो, और जो माइनस है उसकी जगह क्या कर दो, प्लस कर दो, है ना। ये फॉर्मूला याद करने का है। अगर बैंकिंग नहीं हो तो इतना वेग होना चाहिए, और बैंकिंग और फ्रिक्शन ना हो तो इतना कैसे नहीं। चारों फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। एक केस है बच्चों जो बहुत ही स्टैंडर्ड केस है। जैसे एक एल लंबाई की नलिका है और एल लंबाई की नलिका के अंदर मैंने पानी भर दिया और दोनों सिरों से बंद है और मैं इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहा हूँ। दूसरे सिरे पर द्रव द्वारा आरोपित लगने वाला बल कितना है, यहाँ पे फोर्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालते हैं। आप एक दूसरा तरीका याद रखो कि इसमें आप एवरेज फोर्स निकालो। एवरेज फोर्स होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो कितना होगा, 0। और यहाँ पे अगर मैं सब कुछ नियत होता हर चीज, तो यहाँ पे कितना बल लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल लगता ना, अपॉन 2। लेकिन क्या होता है, ये बल अलग अलग जगह पे अलग अलग लगेगा, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इसका एवरेज वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए, एम ओमेगा स्क्वायर एल। क्योंकि अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं तो इंटीग्रेशन से होता है बच्चों। अब एक बार इंटीग्रेशन में फंस गए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना, ठीक है। इज द एंड ऑफ द स्लाइड्स। अब आपका काम है ढेर सारे क्वेश्चंस करना। मैंने मेरा काम करा दिया, ठीक है ना। अब आपका काम शुरू होता है, आपको आपका काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। बैठने में फिर क्या है, इसका वो एंगल से नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ से बैठने में भी से नहीं बैठ रहा, खड़े होने में हैं। मुझे तो क्या गर्मी लग रही है। पंखा इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मुझे सर्दी भी लगी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जैसा। तो कोई बात नहीं, अपन खुद को बचा के चलें तो ज्यादा बढ़िया। यस, कम ऑन इंडिया। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्स समय पर होना, ठीक है ना। और उससे मतलब सबसे पहले कोर्स, जितना जल्दी कोर्स खत्म होता है ना किसी भी बच्चे का, कि उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज पहली बार में कोर्स कितना हुआ है ना, मतलब जल्दी, जितना जल्दी होता है उतना बढ़िया रहता है। क्योंकि जितना जल्दी कोर्स होगा उतने नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ेंगे, और हर रिविजन आपकी परफॉर्मेंस को है ना 20% बढ़ाता है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना है आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस पे। अथाह सवाल करो आप, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो पेपर आपको AITS का मिला है ना, अभी एक और होने वाला है, अभी फिर एक और होने वाला है, मतलब 4 AITS तो आपके अभी तो 3 और होने वाले हैं 26 तारीख के पहले, मतलब 26 तारीख तक 4 पेपर तो आपके AITS के तैयार हो जाएंगे। नहीं, AITS के टोटल 3 तैयार हो जाएंगे, 3 नहीं 4 तैयार हो जाएंगे, 4। हाँ भाई, एक तो 12 को है ना, मतलब ये तो हो गया 12 वाला, अब 19 को है। 4 पेपर इसी ये जो टॉपिक से नहीं किए हो गए आप, नहीं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपके लिए नई स्लाइड्स लेकर आ रहा हूँ। The new chapter is here। ये जो नया चैप्टर है बच्चों, केवल नाम का ही नया चैप्टर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल आपको वैसा ही फील आएगा जैसे लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, है ना। ये अपने आप में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं। वो सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट हमने अभी यहाँ पर किया है, तो ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति अब अपन लोग यहाँ पर करेंगे। इसके अंदर कार्य पढ़ेंगे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल चल ही रहा है अपना, ठीक है ना। और एनर्जी ½ mv² तो गतिज ऊर्जा,
और स्थिर ऊर्जा mgh कुल मिला के, और पावर P बराबर W/T, P बराबर F, ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। नथिंग इज न्यू इन दिस चैप्टर, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। कॉलिजन है टक्कर, टक्कर जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। तो नथिंग इज न्यू, इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको कार्य निकालना सिखाता हूँ बच्चों। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? जैसे हम लोग जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, बल लगाने पर वो वस्तु आगे बढ़ती है, कुछ उसका आउटपुट मिलता है। वो जो आउटपुट है वही क्या बच्चों? वर्क है ना, कि हमारे बल लगाने से क्या प्रभाव पैदा हुआ, उस प्रभाव को निकालना। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल का विस्थापन की दिशा में घटक गुणा विस्थापन। तो जो बल है इसके दो घटक हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा F cos थीटा और एक हो जाएगा F sin थीटा। विस्थापन इस तरफ हो रहा है बच्चों, तो मुझे कभी भी कार्य निकालने के लिए बल का विस्थापन की दिशा में घटक लेना पड़ेगा, मतलब F cos थीटा इंटू S। इसको लिख दिया मैंने Fs cos थीटा। बच्चों AB cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है, तो Fs cos थीटा बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास बातें करते करते ही 3 सूत्र आ गए बच्चों वर्क के, है ना। मेरे पास कार्य के 3 सूत्र आ गए बच्चों। और बच्चों अगर मैं इसका मात्रक देखता हूं तो बल का मात्रक तो क्या होता है? न्यूटन, और ये क्या होता है? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? जूल। डायमेंशन निकालनी सिखाई थी मैंने आपको। और बच्चों ये एक अदिश राशि होती है कार्य, है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कार्य जो होता है ना बच्चों, उसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों वर्क का, क्या फॉर्मूला था? W बराबर Fs cos थीटा। तो जो वर्क होता है बच्चों वो थीटा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कॉस थीटा के बारे में जानना जरूरी है, इससे फेमिलियर होना बहुत आवश्यक है। ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है। इस कॉस थीटा के ग्राफ को आप एक बार देखिए, ये देखो, अपनी स्मृति में बसा लीजिए बच्चों इसको। कॉस थीटा बच्चों, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जो 0 डिग्री पर होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, बट 0 से लेकर 90 तक कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे रहेगी? पॉजिटिव। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होने पर कॉस थीटा कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है तो कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और 90 और 0 के बीच में होता है तो कैसा होता है? नेगेटिव। आगे वाली वैल्यूज में भी होता है, लेकिन अपने काम 180 डिग्री तक का आएगा। तो जब थीटा का मान 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम लोग कॉस थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव बोलते हैं। कॉस थीटा की इस तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है, और एक तरफ कितनी हो सकती है बच्चों? +1 हो सकती है। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 270 की वैल्यू 0। 90 का मतलब π/2 होता है और ये 3π/2 होता है। तो बच्चों जब जब थीटा की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 होगा, तब तक कॉस थीटा कैसा होगा बच्चों? 0 होगा। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब कितना बच्चों? पाई, 3π, 5π, 7π, इन सब के ऊपर कॉस थीटा कैसा होता है बच्चों? -1। ठीक है ना। और कॉस 0, कॉस 360 डिग्री, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0, 2π, 4π, 6π, 8π, ये सब होगा, कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? +1। बच्चों बहुत जल्दी अपना वेव चैप्टर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आएगा मतलब, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलेगा कब आ गया, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा बच्चों, है ना, अगले टेस्ट के अंदर अपने कहाँ तक आ जाएगा? पूरा रोटेशन, वोटेशन, फ्लूइड सब आ जाएगा मतलब अगले टेस्ट में, तो है ना। तो cos 0, 2π, 4π, 6π, 8π, इन पे हम लोग संपोषी व्यतिकरण बोला करेंगे जब वेव्स आएगा तो उसमें cos थीटा की वैल्यू +1 होती है। पाई, 3π, 5π, 7π, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो बच्चों अगर दो बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री से कम कोण है, कम एंगल है, तो cos थीटा कैसा होता है बच्चों? उसके लिए पॉजिटिव होता है। और वर्ग भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। थीटा का मान 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो वर्ग भी कितना होगा? 0। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी बच्चों तो cos ये नेगेटिव में आ जाएगा, वर्ग भी किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बढ़ जाऊं आगे। तो वर्ग में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस करते समय बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन से बल के कारण कार्य पूछा गया है। एक एक सूत्र पर आधारित कुछ कुछ सवाल लूंगा मैं। जैसे आपके हाथ में एक ब्लॉक है, ये सवाल मैं करवाता हूँ, अगला सवाल आप लोग करेंगे। ये डोरी है
और ब्लॉक को हम लोग ऊपर की तरफ g/2 त्वरण से लेके जा रहे हैं h हाइट पे। तो गुरुत्व के कारण किया गया कार्य, रस्सी के द्वारा किया गया कार्य और कुल कार्य पूछा गया है। तो बच्चों देखो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव लग रहा है। तो सबसे पहले गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहा हूं मैं। W बराबर क्या होता है बच्चों, Fs cos थीटा। F कितना है बच्चों, mg, जो किधर है, नीचे की तरफ। और विस्थापन कितना है बच्चों, h। mg तो नीचे की तरफ है, विस्थापन ऊपर की तरफ है ना बच्चों, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फोर्स तो नीचे की तरफ और विस्थापन ऊपर की तरफ। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइनस mg। प्लस या माइनस का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। मित्र आपका नाम बताएं एक बार। हैं? राज। हाँ राज। देखो राज, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। राज, W बराबर Fs cos थीटा होता है राज। राज, मैंने कहा था ना कि टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। ये देखो सिस्टम से दूर की तरफ लगती है। देखो राज, राज विस्थापन भी ऊपर की तरफ आ रहा है। मैंने कहा था ना राज, द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब सेम डायरेक्शन में होता है एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो राज क्या आप यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हैं? प्लस TH। राज तुम्हें पता है कि मैंने लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें ये टेंशन निकलवाना सिखाया था, फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ A, है ना। सो नेट फोर्स कितना हो गया, T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। T इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, mg प्लस ma, and A is equals to g/2. So this is 3/2 mg, and this is h. Am I right? So total work is equals to W1 plus W2. W1 कितना है बच्चों, माइनस mgh, और ये कितना है, प्लस 3/2 mgh। This is the total work done। अगर आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ ये पूछा जाता है बच्चों कि रस्सी के द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो फिर आपको सिर्फ ये वाली चीज निकालनी, गुरुत्व के कारण कार्य, तो ये सिर्फ ये निकालना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी निकालने लग जाए, है ना। आपको सबसे पहले देखना कि कौन से बल के कारण कार्य पूछा गया, सिर्फ उसी फोर्स को लेना है आपको। कम ऑन इंडिया, डू दिस क्वेश्चन। Doing good. You are doing good. Page. आपको तो बात करनी थी शायद। चलो देखो बच्चों, गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य, इधर की तरफ कितना बल लग रहा है बच्चों, mg। विशाल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, नीचे की तरफ mg बल लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ T बल लग रहा है। यस सर।
हाँ विशाल, आपने पहले वाले का आंसर बताओ मुझे क्या आया ए वाले का। आपने सॉल्व किया इसको पहले वाले को? वर्डन बाय द ग्रेविटी बताओ कितना आ रहा है? सर ये mgh प्लस की माइनस? प्लस mg किधर लग रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। विस्थापन भी किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। जैसे कि विशाल ने बताया, विशाल ने एंगल 0 डिग्री लिया होगा, तो प्लस mg आया बच्चों। अच्छा, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग W बराबर fs cos थीटा, ये मेरे पास में फॉर्मूला है। और शैलेंद्र कुमार शर्मा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक ऑन करो शैलेंद्र। W बराबर fs cos थीटा है। अब जो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है बच्चों? T है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों? mg। और पूरा सिस्टम किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। बच्चों एक चीज तो है, ऑनलाइन में एक सुविधा तो है, अगर आप टीचर को नहीं सुनना चाहते तो म्यूट कर दो उसको, है ना? यहाँ तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में सुविधा, उसकी शक्ल पसंद नहीं है तो उसका कैमरा ऑफ कर दो, दिखेगा नहीं। और अगर नहीं सुनना चाहते तो बंद कर दिया, म्यूट कर दिया आपने। W बराबर fs cos थीटा। बच्चों f किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है बच्चों? नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन खैर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको टीचर पसंद ना हो। ऊपर की तरफ T और नीचे की तरफ विस्थापन है बच्चों, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? तो क्या इक्वेशन लगाओगे आप? mg माइनस टी बराबर ma, t बराबर mg माइनस mg बाई 3। t बराबर 2/3 mg। कोई दिक्कत है? ये तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? h। और एंगल कितना है? 180 डिग्री। कुल कार्य W1 plus W2। W1 is plus mgh, it is minus 2/3 mgh plus 1/3 mgh। कितने बच्चों के करेक्ट हुए? बहुत अच्छे बच्चों। कार्य की गणना दो प्रकार से की जा सकती है, जबकि जो आपका बल हो वो नियत हो, या फिर जब बल हो वो परिवर्तित हो। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो कार्य की गणना कैसे की जाती है बच्चों? कार्य की गणना के लिए एक तो फॉर्मूला यूज करते हैं W बराबर fs cos थीटा, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या आप f वेक्टर डॉट s वेक्टर कर लीजिए, अगर i कैप j कैप की फॉर्म में दिए हुए हैं तो। लेकिन बल अगर परिवर्तित हो बच्चों तो आपको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन f ds cos थीटा कर देते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन f ds cos थीटा को इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ये जो ds वेक्टर होता है बच्चों, उसको जरूरत पड़ने पर मैं dx i कैप, मान लीजिए 3D में हो रहा है कोई चीज, dy j कैप और dz k कैप। बच्चों अगर फोर्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन द x, केवल x पे डिपेंड करे, तब तो वर्क निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन f dx लगा दो। केवल y पे डिपेंड करे तो इंटीग्रेशन f dy कर दो, और z पे डिपेंड करे इंटीग्रेशन f dz लगा दो, है ना? लेकिन अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता हूं तो फिर ऐसा ds ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ऐसे लिखना। अभी देखो सब पे आधारित मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और आइडिया लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज, विस्थापन सदिश, जो मैं आपको पहले भी एक बार करवा चुका हूं। जब मैंने 2D में आपको सर्कुलर मोशन करवाया था तब ये चीज पढ़ाई थी कि एक पार्टिकल जो पहले यहाँ पर है, फिर पॉइंट बी पर आ गया है, अभी इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, अभी स्थिति सदिश r2 वेक्टर है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है, तो r1 वेक्टर को लिख सकता हूँ x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, और r2 वेक्टर बराबर लिख सकता हूँ x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। अगर मुझे विस्थापन सदिश निकालना हो तो मुझे इधर से इधर जाना है, ये मेरा डेल्टा r वेक्टर हो जाएगा। याद है बच्चों आप लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाया था, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करती है। r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, r2 माइनस r1 क्या होगा?
इसमें से इसको हटा दो, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो कोई दिक्कत है? सो सिंपल बच्चों। एक छोटा सा सवाल है कि एक कण इतने से इतने तक इतने बल के द्वारा अंतर्गत गति करता है तो कार्य की गणना करो। बल बच्चों कांस्टेंट है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली ना, जब आई कैप जे कैप की फॉर्म में हो तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगा देते हैं। एस वेक्टर कैसे निकालना है, ये वाला एस वेक्टर, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। करो बच्चों। हाँ जी, कर लिया। चलो भाई, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। एफ वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 minus this is x2 ना, and this is x1, plus 4 minus 2 j k plus minus 2 minus 3 j k k। क्यों बच्चों? this is 4 I k plus 2 j k minus 5 k k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई के पी गुणांकों को मल्टीप्लाई करते हैं, जे के पी गुणांकों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये -3 और -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ है? बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों अब की बार वाला देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फोर्स था वो कांस्टेंट था ना, अब की बार क्या है, वेरिएबल है। एफ एक्स के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको वर्क डन बताना है इसके बीच में। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। करो देखें, करो।
बच्चों आपको कोई दिक्कत आई हो AIATS के पेपर में या कुछ, तो आज आप अभी जब जाएं तो मेरे से पूछते हुए जा सकते हैं। फैकल्टी रूम में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो फैकल्टी रूम में आ जाना आपको, है ना। चलिए जी, टाइम इज ओवर नाउ। 3x स्क्वायर माइनस 2x dx एंड इसका इंटीग्रेशन कर दिया। एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स लगा दी, x बराबर 2 से x बराबर 3। बच्चों x की जगह पहले मैंने अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना हो गया बच्चों, 27 और ये 8, 9 माइनस स्क्वायर होगा नहीं, 27 में से 8 गए तो कितना बचा, 19, 14 जूल। कितने बच्चों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, Yes, काबिल sir. तारीफ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बच्चों ये स्पेशल केस जिसमें फोर्स जो है वो x और y पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो बच्चों x की जो लिमिट लगेगी वो तो क्या लगेगी 0 से 2 और y की लिमिट क्या लगेगी 1 से 3। हाँ लेकिन पहले आप बताओ बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये बताओ, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये तो है 2x i के प्लस 3y स्क्वायर j के डॉट, इसको क्या लिख दोगे बच्चों, dx i के प्लस dy j के, है ना, एक से ज्यादा है ना बच्चों। अगर z कोऑर्डिनेट भी होता है तो dz के केप भी करता था मैं। थर्टी बढ़ जाऊं आगे, चलो जी, टाइम इज ओवर। मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं बच्चों, आई के पी गुणांकों को मल्टीप्लाई कर दो, जे के पी गुणांकों को मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो। 2 तो ठीक है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। लिमिट्स लगा दी, x की जो लिमिट है बच्चों वो तो लगाऊंगा मैं 0 से लेकर 1 और y की लिमिट लगाऊंगा मैं 1 से लेकर 3, सॉरी 0 से लेकर 2। देखो x की लिमिट ये 0 है ना इसमें और इसमें 2 है, y की लिमिट इसमें 1 है और इसमें 3 है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 माइनस 1 26, कितना हो गया 30 जूल। कोई दिक्कत आ रही है, कितने बच्चों करेक्ट हुआ है, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चों। हाँ देखो बेटा जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई केप नहीं आता फिर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अदिश गुणनफल, फिर डायरेक्शंस नहीं आएंगी। क्लियर हो गया बच्चों, याद है आपको एक बार मैंने आपको बताया था कि अगर कभी y और x के बीच में कोई ग्राफ बना हुआ है और ये क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्षेत्रफल इंटीग्रेशन y dx होता है। जो भी y एक्सिस पे ली गई राशि है इसका x एक्सिस पे ली गई राशि के सापेक्ष समाकलन करने पर ये एरिया मिलता है। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। तो ऐसा पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे बल और विस्थापन के बीच में कोई मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और अगर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ तो ये वाला एरिया बराबर होता है y एक्सिस पे ली गई राशि का x एक्सिस पे ली गई राशि के सापेक्ष समाकलन। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y एक्सिस पे ली गई राशि का x एक्सिस पे ली गई राशि के सापेक्ष समाकलन। तो ये जो चीज होती है बेटा ये कार्य को प्रदर्शित करती है ना, दिस इज इक्वल टू वर्क। बिटिया रानी क्लियर हो रही बातें दोनों बिटिया रानी की? आप आपका नाम क्या बेटा?
आप तो अनामिका है, और आप? हाँ जी, प्रिया। अनामिका और प्रिया, आपको क्लियर है? इंटीग्रेशन एफ डी एस बराबर कार्य, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आई? तो हो जाए बच्चों एक सवाल। बच्चों इधर बल लिया है और इधर विस्थापन लिया है। वर्क डन बिटवीन x बराबर 10 मीटर और 60 मीटर। 10 मीटर और 60 मीटर के बीच में हमारे बिट्टू और बिटियास कार्य निकाल के बताएंगे। बच्चों अब आपके मन में आएगा गुरुजी एक तो आपने ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं दिया और एक ये वाला नहीं दिया, तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट तो दे देता हूं आपको, ये 40 है, और ये मैं नहीं दूंगा आपको। ये आप लोग निकालोगे कैसे? आपकी आंखों में चमक आ जाती है जब आपको दो समरूप त्रिभुज दिखाई दे जाते हैं। लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार करने में आपको अच्छा लगता है ना बच्चों? और ये वाला जो एरिया है तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि वर्ग में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। डू यू वांट टू सॉल्व इट? कम ऑन इट हियर। अरे कोई बंद नहीं कर गया, चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई बात। चलो भाई हो गया, समय समाप्त हो भाई, काफी समय मिला। देखो बच्चों पहली बात तो कितने लोगों ने ये वाला जो एरिया निकाल लिया है सारा का सारा? कितने बच्चों ने एरिया निकाल लिया? हाथ खड़े करो। ये एरिया नहीं निकालना था ना बच्चों, क्योंकि आपको तो 10 मीटर से 60 मीटर चाहिए, तो ये वाला चाहिए आपको केवल। कितने बच्चों ने ऊपर वाले का पूरा निकाला? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। अच्छा सब लोगों ने ही निकाला? हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने ये वाला निकाला है? अच्छा ना वो निकाला नहीं निकाला, फिर क्या निकाला आप लोगों ने? देखो बच्चों ये वाला एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? बताओ लंबाई कितनी है? 100, और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 10 है ना? कितना आ गया बच्चों? 1000 आया। अच्छा अब आपने बोला गुरुजी अब हमने ये करा, ये त्रिभुज है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना आएगा बच्चों? 20 नहीं, और ऊंचाई कितनी है बच्चों? 80। 800 आया कि नहीं आया? अच्छा अब आपने बोला गुरुजी अब हमने ये वाली चीज निकाली। बोले जब हम ये एरिया निकाल रहे थे गुरुजी तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किया। बोले गुरुजी आधार तो मिल गया हमको 10, ऊंचाई नहीं मिल रही। तो आपने बोला कि ये वाले जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। समरूप त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात लंब अपॉन आधार। बच्चों इसका लंब कितना लंबा है? 80, और आधार कितना है बच्चों? 20। इसका लंब कितना लंबा है पता नहीं है, निकालना है, और इसका कितना है? 10। तो आपने बोला गुरुजी ये इसका तो 80 और इसका 20, इसका पता नहीं है, और इसका 10, 40 आ गया। बोले गुरुजी y का मान 40 आ गया, ये 40, 200 आ गया ना बच्चों? अच्छा और ये वाला लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बच्चों? 40, और ये कितनी है? 10, कितना हो गया? 400। मेरे को तो वर्ग निकालना था, तो टोटल एरिया बच्चों 1000 प्लस 800 माइनस 200 प्लस 400, 1800 में से 200 घटाए तो 1600, और ये कितना हो गया? 2000 जूल। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? बहुत बढ़िया बच्चों, काबिल तारीफ। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों बल जो होते हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक करते हैं बल के बारे में। बल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, संरक्षी और असंरक्षी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, है ना? कंजर्वेटिव तो होते हैं इनमें संरक्षी के नियम जो लगते हैं ना, संरक्षी बलों के जो नियम होते हैं, संरक्षण के जो नियम होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, इसमें नहीं लगते। अब कैसे पता करें कि संरक्षी क्या है असंरक्षी? तो हम लोग क्या करते हैं कि बंद पथ में किया गया कार्य निकालते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं, फिर घूम फिर के वापस वहीं आते हैं। अगर हम घूम फिर के
वापस आते हैं और अगर उनको किया गया कार्य 0 मिलता है, इसका मतलब जिस बल के अंतर्गत वस्तु गति कर रही थी वो संरक्षी बल था। संरक्षी बलों में बंद पथ में किया गया कार्य कितना होता है? 0। पर अगर बंद पथ में किया गया कार्य 0 न हो तो उसका मतलब वो बल कौन सा है? असंरक्षी। बच्चों अगर मैं 2 बिंदु ले लेता हूँ, एक तो मैंने ले लिया बिंदु A और एक ले लिया मैंने बिंदु B। A से B मैं अगर इस रास्ते गया, इस रास्ते से गया तो किया गया कार्य W1 है, दूसरे रास्ते से गया तो W2 है, तीसरे रास्ते से गया तो W3 है। अगर तीनों रास्तों में किया गया कार्य बराबर आ जाता है, इसका मतलब किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता। जब किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है तो मैं कहता हूं कि जो बल है वो कौन सा है? संरक्षी है ना। मान लीजिए मैं बल लगा के ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, 3 अलग अलग रास्तों से लेके गया और मैंने देखा कि किसी भी रास्ते से किया गया कार्य समान आ रहा है, इसका मतलब जिस बल के अंतर्गत लेके जा रहा हूं वो कौन सा है? संरक्षी बल है। पर अगर कार्य पथ पर निर्भर करता हो, बराबर नहीं आता हो बच्चों, इसका मतलब बल कौन सा है? असंरक्षी। अब संरक्षी बलों के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, कूलॉम का बल, स्प्रिंग का बल, और असंरक्षी बलों का उदाहरण है वायु प्रतिरोध और घर्षण। ठीक है ना। अब इसके बारे में जो डिटेल में चर्चाएं हैं वो अपनी अगले टर्न पर होंगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।